हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 के लिए है एंड पेपर 2 के लिए। ये दोनों में मदद करने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखना। क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, तो इसको प्लीज लास्ट तक वॉच करिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के ही सेट हैं। 3 बजे की क्लास जो होती है, इस पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ऑल सब्जेक्ट की। तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिल जाती है एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि एक अध्यापक का विश्वास है, यानी एक टीचर है, उसका विश्वास है कि मुक्त लेखन से उसके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल मजबूत होंगे। मुक्त लेखन से तात्पर्य है, यानी कि एक टीचर है, उसका विश्वास है कि अगर हम बच्चों से मुक्त लेखन करवाएंगे तो उनका भाषाई कौशल मजबूत होगा, यानी उनकी बोलने की क्षमता, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगी। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है किसी भी निशुल्क स्रोत के लिए किया गया लेखन, या फिर मुक्त चित्रकारी पर आधारित लेखन, या फिर मानस में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, यानी आपके दिमाग में जो कुछ भी विचार बच्चे के आ रहे हैं उन्हें लेखन के नियमों को ध्यान में रखे बगैर लिखने पर आधारित लेखन, यानी जो उसके दिमाग में थॉट चल रहे हैं उनको जो है विचार जो आ रहे हैं उनको ध्यान में रखे बिना भी लिखता जा रहा है जो भी इसको समझ में आ रहा है। ठीक है, लिखने पर आधारित लेखन। या फिर सुनियोजित लेखन, व्याकरणिक नियमों को केंद्र में रखकर, तो यहाँ क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही बच्चे को भाषाई कौशल मजबूत करना है, तो मुक्त लेखन भी करवाना है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा मुक्त लेखन करेगा तो उसकी जो है भाषा कौशल मजबूत होगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि मतलब जो उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं उन नियमों को ध्यान रखे बगैर भी वो लिखने पर कोशिश कर रहा है, लिखता जा रहा है, तो क्या है, उसकी भाषाई कौशल डेवलप होगी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। निशुल्क स्रोत ये नहीं होगा। चित्रकार चित्रकारी पर आधारित लेखन ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें चित्र बनाने की बात कही जा रही है। व्याकरणिक नियमों पर केंद्रित ये भी नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। लेखन प्रक्रिया के चरण, यानी जो लेखन प्रक्रिया होती है उसका कौन कौन सा चरण होता है ये आपको बताना है। तो पहला है प्रकाशन से प्रारंभ होते हैं, यानी जो लेखन लिखते हैं आप, जैसे कि ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो क्या प्रकाशन से प्रारंभ होता है, या फिर मानस चित्रण पर समाप्त होते हैं, या फिर मानस मंथन से आरंभ होते हैं, या फिर समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि मानस मंथन से आरंभ होते हैं। क्योंकि क्या है, जब आप कुछ लिखते हो, जैसे आपने कोई लेटर लिखा या फिर ऐसे वगैरह लिखा, तो उसमें क्या आप पहले दिमाग में अपने थॉट लाते हो, समझते हो कि हाँ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या इसमें हम मेन टॉपिक डालेंगे, कैसे इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे इसको हम एंड करेंगे। तो यानी सारा प्रोसेस आपके दिमाग में पहले फीड होता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर रहे होते हो। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज क्या होता है? मानस मंथन, यानी आप अपने दिमाग में पहले उसके प्रति थॉट लाते हो कि एटलीस्ट हमको लिखना क्या है, फिर उसके अंतर्गत हमको क्या लिखना है, कैसे इसको हम इनको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। समीक्षा पर समाप्त, तो ये लास्ट में होगा। आंसर पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रक्रिया के चरण, तो सबसे फर्स्ट चरण आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दैनिक समाचार पत्र पठन के लिए कौन सी जो है विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कि दैनिक समाचार पत्र पठन अगर आपको कराने हैं तो कौन सी विधि जो है आप उसका प्रयोग करेंगे। तो विस्तृत पठन है, बारीकी से पठन है, या फिर जो है विस्तृत पूर्वक पठन है, या फिर सरसरी तौर पर पठन है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बात कही जा रही दैनिक समाचार पत्र पर लिखने के लिए कौन सी जो है विधि प्रयुक्त की जाएगी। तो आप सरसरी तौर पर जो पठन करेंगे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो उसकी हेडलाइंस होती है आप उसको सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत क्या डिटेल में दिया गया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा
वो 4 ऑप्शन सही होगा, यानी सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा। विस्तृत पठन नहीं होगा, बारीकी से आप किसी एक पॉइंट को अगर समझना चाह रहे होगे तो आप बारीकी से डिटेल में समझोगे। इसमें क्या होगा, आंसर जो होगा 4 आंसर सही हो जाएगा। विस्तृत, बारीकी ये सब कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसमें जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही जा रही है कि कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्व गतिविधि में संलग्न किया, यानी कि पठन पूर्व यानी पढ़ने से पहले जो है एक्टिविटी प्लान की, उसमें जो है बच्चे को इन्वॉल्व किया। यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा, यानी जो टीचर ने पठन से पहले ही बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया, तो यह जो अध्यापक ने नीति अपनाई है उसमें जो है टीचर को कैसे मदद करेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के सारांशीकरण में, या फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री को याद करने और फिर ज्यों का त्यों कह देने में, या फिर पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने में। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चे के आप पूर्व ज्ञान को जोड़ोगे, बच्चे के यानी प्रीवियस नॉलेज को और आप प्रेजेंट नॉलेज को एक साथ इंक्लूड करोगे, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। क्योंकि उसका जो पहले से नॉलेज है, यानी जो उसका पूर्व नॉलेज है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, आप उससे कनेक्ट करोगे तो बच्चा चीजों को समझ पाएगा, बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, या फिर ये ऐसे हो सकता है। तो वो उसके दिमाग में भी फीड होगा, काफी लंबे टाइम तक रहेगा भी। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि कहा भी जाता है बच्चे के पूर्व नॉलेज को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ज्यों का त्यों अगर आप कर दोगे तो बच्चा जो है एक्टिव नहीं रहेगा। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को याद करना, ये रोट मेमोराइजेशन भी आपको नहीं करानी। पाठ्य सामग्री के सारांशीकरण में, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रवाह के साथ बोल सकता है उसे क्या कहा जाएगा। यानी जो व्यक्ति है वो विभिन्न प्रवाहों के साथ बोल सकता है, तो उसे आप क्या कहेंगे। जैसे कि बच्चा स्कूल में भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जो व्यक्ति है मार्केट गया वहां भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कहीं बाहर गया वहां पे भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अपने बॉस से भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, यानी कि वो बहुत अच्छे लैंग्वेज में जो है सभी से बात कर पा रहा है। तो उसको आप क्या कहेंगे, द्विभाषी वक्ता कहेंगे, या फिर बहुभाषी कहेंगे, या फिर एकल भाषी कहेंगे, या फिर भाषा मनोवैज्ञानिक कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर होगा 2 ऑप्शन, यानी कि बहुभाषी हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है वो हर मतलब विभिन्न भाषाओं को बोल पा रहा है, हर भाषाओं को बोल पा रहा है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो हर लैंग्वेज को इंक्लूड कर पा रहा है, वो जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुभाषी है बच्चे में, जो व्यक्ति है वो क्या है, बहुभाषी है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। यानी आप एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, चार लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहे हो, तो क्या है आप में बहुभाषी लैंग्वेज हो जाएगी। आंसर होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, द्विभाषी जो वक्ता होता है इसमें आपको दो लैंग्वेज आएंगी, पहले तो आपको मदर टंग आएगी, उसके बाद आपने जो भी सेकंड लैंग्वेज सीख रखी हो, ठीक है, जो आपके क्षेत्र में बोली जाती हो या फिर जो भी स्कूल में आपने सीखी हो, तो वो आपका हो जाता है। अगर दो लैंग्वेज आपको आ रही है तो द्विभाषी वक्ता आप कहलाएंगे। अगर आपको आपकी ही लैंग्वेज आ रही, एक ही लैंग्वेज में आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एक ही लैंग्वेज आपको बोलनी आ रही है, तो आप एकल भाषिक वक्ता कहलाओगे। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा लैंग्वेज आ रही है बोलने को, तो आप क्या हो, बहुभाषी हो जाओगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 6 की जो है विद्यार्थी गीतिका कुछ शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर पाती है, यानी कि एक जो बच्ची है कुछ शब्दों को अच्छे से जो है उच्चारित नहीं कर पा रही, उसको क्या बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहेंगे। यानी कि एक बच्ची है जो उसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो उच्चारित सही से नहीं कर पा रही है। अब जो टीचर है उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रही है कि हाँ इस बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा गाइड कर दें, जिससे क्या है इसका इम्प्रूवमेंट हो पाए, वो बोलने में सक्षम हो पाए। तो ये जो हेल्प दे रही है टीचर, जो मदद कर रही है टीचर,
वाइगोस्की के अनुसार इसको क्या कहेंगे? तो पुनर्बलन कहेंगे। तो पुनर्बलन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्या उसको सपोर्ट कर रही है। मदद सहारा होगा या फिर अनुकूलन भी नहीं होगा, मॉडलिंग भी आपका नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मदद, यानी कि इसके फोल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि टीचर टेम्परेरी हेल्प दे रही है, ये नहीं कि परमानेंट हेल्प देगी, उसको देती रहेगी। ऐसा नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर उसको मदद कर रही है, ठीक है। ये जब मदद करेगी वहां पर बच्चा धीरे धीरे उच्चारण जो है सही करने लगेगा। फिर क्या है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, टीचर जो है मदद करना बंद कर देगी। फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होगी फिर टीचर मदद करेगी। तो ये टेम्परेरी हेल्प होती है, परमानेंट हेल्प भी नहीं होती है। आंसर होगा क्या है, सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार इसको क्या कहते हैं, मदद करना, सहारा देना, इसके फोल्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, यानी कि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके क्लासरूम में बच्चा है, तो भाषा अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे? यानी आप एक टीचर जो है, भाषा अध्यापक होने के नाते आप कौन सा मेथड जो है प्रयोग में लाएंगे? तो पहला है, उसके लिए विशेष अध्यापक का प्रबंध करने के लिए प्रशासन को कहना, यानी आप प्रशासन से कहेंगे कि उस बच्चे के लिए आप विशेष अध्यापक जो है उपलब्ध कराएं। या फिर उसके साथ जो है सामान्य विद्यार्थियों के रूप में व्यवहार करना और श्रव्य सामग्री द्वारा उसे सहयोग देना। या फिर उसकी अनदेखी अनदेखी करके शेष विद्यार्थियों पर ध्यान देना। या फिर यह, यदि वह विद्यार्थी दूसरों से जो है कमतर प्रदर्शन करती है तो उसे साफ जो है कर देना, सॉरी उसे माफ कर देना। तो इसमें कौन-सा जो है ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे माफ़ कर देना। ये नहीं होगा कि आप उस पे दया करोगे कि हाय तुमको तो दिखता नहीं है, अच्छा तुमने गलत कर दिया तो ये तुमको मैं माफ़ कर रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना, आप उस पे दया भाव नहीं दिखाओगे। शेष जो है विद्यार्थियों पर ध्यान देना, आप उसकी अनदेखी करोगे तो बच्चे को आप अनदेखी नहीं करोगे। पहला जो है प्रशासन से कहोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप इस बच्चों को पढ़ाने के लिए आप विशेष जो है अध्यापक की जो है उपलब्ध कराएं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है या फिर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है या फिर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, आप उसको इंक्लूड करोगे। आप कोशिश करोगे, आप उस हिसाब से एक्टिविटी प्लान करोगे जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो पाए, बच्चे को समझ में आए। तो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसके साथ सामान्य विद्यार्थियों के रूप में व्यवहार करना है। ये नहीं आप उस पर दया भावना दिखा रहे हो, ठीक है। और श्रव्य सामग्री द्वारा उसको सहयोग देना है, क्योंकि क्या है, बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, बल्कि सुनने में तो समस्या नहीं है, तो आप सुनने के साधन को प्रयोग में ला सकते हो। इससे जो है बच्चे की लर्निंग बेहतर हो पाएगी। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती तो आप दृष्टि बाधित जो, मतलब जिस बच्चे को सुनने में समस्या है तो देखने में तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखने वाली एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आप ऐसे बच्चे को ये नहीं करोगे कि आपके लिए विशेष जो है अध्यापक आएंगे, या फिर आप उन पर ध्यान दोगे, मतलब उनको क्या है, उन पर जो है दया भावना दिखाओगे, या फिर आप उन पर ध्यान ही नहीं दोगे, इनको अलग कर दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है कि हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, किसी भी बच्चे को हमको अलग थलग नहीं करना है। जैसा भी बच्चा आया हुआ है, जैसे भी बैकग्राउंड का बच्चा है, हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है कि एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण करके उनके अधिगम व प्रगति का आकलन करता है। इस आकलन को क्या कहेंगे? यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण करके जो है उनके अधिगम और प्रगति का आकलन कर रहा है कि बच्चे का कितना ग्रो हो पाया है, ठीक है। तो इस आकलन को आप क्या कहेंगे? तो पहला रचनात्मक होगा, या फिर योगात्मक होगा, या फिर निपुणता होगा, या फिर सतत होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि रचनात्मक होगा, क्योंकि इसके द्वारा पता चलेगा कि टीचर बच्चे का, मतलब बच्चा जो है कितना ग्रो कर पाया, क्योंकि गतिविधियां हो रही हैं। और जहां पर गतिविधियां होंगी वो क्लासरूम कैसी बनेगी, रचनात्मक बनेगी, क्योंकि वहां पर कुछ नया क्रिएट किया जा रहा होगा, कुछ नया बनाया जा रहा होगा, बच्चा इन्वॉल्व होगा, बच्चा एक्टिविटी कर रहा होगा, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके सीख रहे होंगे, तो हर बच्चा वहां पर एक्टिव मिलता है। टीचर भी एक्टिव होता है
बच्चा भी एक्टिव होता है, तो क्या लर्निंग बेहतर होती है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। योगात्मक में नंबर की बात की जाती है कि आप बच्चे को नंबर दे रहे हो, ग्रेड दे रहे हो, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। सतत भी नहीं होगा, आपका निपुणता भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गतिविधि की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही जा रही है कि कक्षा 7 के अध्यापक को जो है अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है। यानी कक्षा 7 का एक अध्यापक है और अपने विद्यार्थियों के लेखन कौशल का वो आकलन करना चाह रहे हैं। तो उसके द्वारा विकसित परीक्षण मदों पर, यानी मतों पर का जो है उल्लेख है, यानी मदों का क्या उल्लेख होगा। तो पहला है, शिक्षार्थी श्रुत लेख जो है लिख सके, इस मतलब ये टीचर का उद्देश्य होगा। या फिर शिक्षार्थी किसी पात्र के बारे में वर्णन कर सके, ये उद्देश्य होगा। या फिर शिक्षार्थी विचारों को संबंधता और व्यक्तिगत तरीके से अभिव्यक्त कर सके। या फिर शिक्षार्थी प्रश्नों को समझ सके और अपने उत्तर लिख सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें आंसर होगा थर्ड ऑप्शन कि शिक्षार्थी विचारों को संबंधता और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, ये जो है टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो विचारों को समझे, वो क्या है उसमें संबंधता बना पाए, उनको व्यवस्थित कर पाए। ये नहीं कि सब एक ही में मिक्स कर दे, वो समझ पाए कि हाँ ये मैथ है, मैथ में ये फार्मूले लगते हैं, ये साइंस है, साइंस में ये फार्मूले लगते हैं, ये हिंदी है, इसमें ये हमको जो है राइटर होते हैं, इनकी ये रचना याद करनी होती है। तो बच्चा क्या है, हर समझ पा रहा है सब्जेक्ट को, हर बात वो समझ पा रहा है, उसमें व्यवस्थित भी बना पा रहा है और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त भी कर पा रहा है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थी प्रश्नों को समझ सके और अपने उत्तर लिख सके। तो ये नहीं होगा कि बच्चा जो है क्वेश्चन को समझ रहा है फिर आंसर गिवन कर रहा है। तो इससे क्या है, लेखन कौशल का आकलन जो होगा वो बेहतर नहीं होगा, बल्कि क्या है, तरीके समझ पाए, व्यवस्थित कर पाए कि कहाँ पर हमको क्या लिखना है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उनके पठन बोध के संवर्धन के लिए उन्हें जो है पठन के बाद की गतिविधि में संलग्न किया। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का जो है कार्य व चुनौती जो है वह चुनेगी। यानी कि टीचर ने क्या किया, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पठन बोध के संवर्धन के लिए उन्हें पठन के बाद जो है एक्टिविटी करा दी। यानी जो पहले उन्होंने क्या किया, पढ़ाया, बच्चे को चैप्टर पढ़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी प्लान की। ठीक है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व किया। तो ये जो है टीचर ने जो कौन सा जो है पठन के बाद का कार्य वह चुनेगी, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन टीचर चुनेगी। तो पहला है, पाठ में आए शब्दों का श्रुत लेख देना। यानी जो पाठ पढ़ा रही थी टीचर, उसमें जो शब्द आए हैं उनका श्रुत लेख वो करेंगी। यानी कि सुन कर लिखना, बच्चे ने जो सुना है वो लिख दे, नोट डाउन कर दे। या फिर पढ़े गए पाठ के बारे में 7-8 वाक्य लिखने के लिए कहना। या फिर पढ़े गए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने व लिखने के लिए कहना। या फिर श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्न उत्तरों को देखकर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। तो अगर श्यामपट्ट पर आपने जो वर्ड लिखे हैं बच्चा उसको नोट डाउन कर लेगा, तो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा क्या है, निष्क्रिय हो जाएगा। पढ़े गए पाठ में आए कठिन शब्दों को याद करना, तो रोट मेमोराइजेशन भी आपको नहीं करवानी, श्रुत लेख भी आपको नहीं करवाना। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन कि पढ़े गए पाठ के बारे में 7 से 8 वाक्य लिखने के लिए कहना। अब बच्चा क्या है, समझेगा, तर्क वितर्क करेगा कि इस चैप्टर में मैंने पढ़ा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्स भी कर दिए गए हैं वाक्य कि आपको 7 से 8 ही वाक्य में लिख देना है। तो बच्चा समझेगा कि कौन सा वर्ड कैसे हम लिखें कि 7 से 8 ही वाक्य में मेरा कंप्लीट हो जाए, टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ इस चैप्टर के बारे में दिया गया है। अब बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, तर्क वितर्क करेगा, हर पक्ष जो है समझने की कोशिश करेगा कि हम इसके अंतर्गत क्या लिखें जिससे कि यह टीचर समझ पाए। तो इसमें क्या है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, तर्क वितर्क करेगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि जब तक वो तर्क वितर्क नहीं करेगा तब तक वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी समीक्षा एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य, यानी सहपाठी जो समीक्षा होती है उसका जो है एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बिल्कुल सही बात है।
सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है अपने सहपाठियों की गलतियां निकालने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी आप जो सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, जो दोस्त वगैरह, आप उनकी कमियों को निकाल रहे हो। या फिर सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि में सहायक होगी। या फिर विद्यार्थियों के लेखन का मूल्यांकन करने में अध्यापक की मदद करना। या फिर लेखन हेतु विचारों को संबद्ध करना और अनुच्छेद लिखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, टू ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, आप अपने फ्रेंड को क्या है प्रतिपुष्टि दे रहे हो रचनात्मक रूप से, जो क्या है आगे उसके टीचिंग में यानी आगे उसके लर्निंग में हेल्प करेगी, प्रारूप में सुधार करने की दृष्टि में सहायक होगी। इससे क्या होगा, पॉजिटिव वे में उसको सपोर्ट करोगे, पॉजिटिव वे में प्रतिपुष्टि दोगे कि अच्छा ये आपसे गलत हुआ, अच्छा इसको नहीं ऐसे करना था, अगली बार तुमने ये सही किया, अब तुम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, उसको और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो क्या है, बच्चे में सहयोग की भावना आएगी, बच्चा जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जो टीचर मानी जो सहपाठी, जो उसके दोस्त दोस्त जो वगैरह होंगे, जो प्रतिपुष्टि दे रहे होंगे, वो क्या है सहायक होगी उसकी लर्निंग में। तो क्या है आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि क्या है जब ग्रुप लर्निंग होती है, फ्रेंड के साथ जब ग्रुप में बैठ करके समूह में लर्निंग होती है, तो बेहतर हो रही होती है और उसमें एक दूसरे की बातों का प्रभाव भी पड़ रहा होता है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं कि आप सहपाठियों की गलतियां निकालने में लगे हुए हो, ये नहीं मतलब आप अपने सारी फ्रेंड की क्या है तुम में ये कमी है, अच्छा तुम में ये कमी है, तो आप कमियां ही निकाल रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। मूल्यांकन करने में अध्यापक की मदद मिलेगी, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बात यहाँ पर कही जा रही है सहपाठी समीक्षा की। लेखन हेतु विचारों को संबंध करना और अनुच्छेद लिख देना, तो अनुच्छेद लिखने की भी बात नहीं है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन मच बेटर है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। एक कुशल पाठक बनाने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन के जीवन से और विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना सीखना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुशल पठन डैश डैश है, तो प्रवाहपूर्ण है, या फिर रचनात्मक है, या फिर विस्तृत है, या फिर डिकोड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा कि रचनात्मक है, क्योंकि बात कही जा रही है कि पाठक बनाने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन के जीवन से और विभिन्न विषयों के अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना। यानी कि प्रतिदिन के जीवन यानी आप रियल लाइफ के जो अनुभव हैं, जो विचार हैं, वो क्या है विषय वस्तु में अर्जित करके इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, सामग्री के बारे में फिर आप वितर्क भी कर रहे हो जो लिखित सामग्री है। तो इसमें क्या होगा, आप रचनात्मक यानी आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, आप इसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो। आंसर क्या होगा, जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जो भी आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो प्लीज ये डाउट मत रखना कि इसका ये आंसर ना होकर के ये होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुकें ऐसी उपलब्ध हैं जिनके आंसर काफी गलत हैं। तो इस वजह से आपको कहाँ से प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से डाउनलोड करके वहां से आप कर सकते हैं कंप्लीट। या फिर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, डेली 3 बजे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एंड 5 बजे भी करते हैं, सोशल साइंस की प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन की। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की जो बुकें हैं, कुछ ऐसी बुकें हैं जिनके आंसर गलत हैं, तो प्लीज आप उन पर डिपेंड मत हो जाइएगा। ऑफिशियल आंसर की जो है आप गूगल पे जाइए, जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके कंप्लीट करिए। ठीक है, आंसर होगा जो है 12 का सेकंड ऑप्शन। 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है, यानी कि बहुभाषावाद जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है अध्यापक कक्षा की विविध भाषिक सांस्कृतिक का जो है सम्मान करते हैं, यानी जो विभिन्न भाषाएं हैं, बच्चे विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता भाषा अधिगम के लिए संसाधन का कार्य करती हैं, तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो संसाधन यानी जो सांस्कृतिक की विभिन्नताएं हैं वो क्या है आपके लर्निंग को प्रभावित करती हैं, क्योंकि बच्चा किस बैकग्राउंड से, बच्चे का क्या कल्चर है, बच्चा किस संस्कृति से बिलोंग करता है, ये भी डिपेंड करता है उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है।
अगला है अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के अवसर देते हैं। तो अंतःक्रिया करने के अवसर यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये भी आंसर सही है। लेकिन आंसर जो 4 है, बच्चों की विविध भाषाओं को कक्षा में ना तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि बहुभाषावाद है, अगर आप हर बच्चे की लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, हर बच्चे की जो भाषा है आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, हर बच्चे की जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक है उसकी, आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि बच्चा क्या है, अपने आप को अलग महसूस करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो स्कूल आना बंद कर देगा। क्योंकि क्या है, वो अलग महसूस होगा, वो कंफर्टेबल ही नहीं महसूस महसूस करेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो एम्बेरस फील करेगा। तो धीरे धीरे वो स्कूल आना छोड़ देगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। निगेटिव का निगेटिव आंसर था, इसलिए 4 ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन सही थे। पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछता तो बाकी 1, 2 और 3 सही थे। लेकिन निगेटिव का 4 ऑप्शन हो जाएगा कि आप विभिन्न बच्चों को क्या कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उनकी संस्कृति को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उनको इस्तेमाल में प्रयोग में ही नहीं ला रहे हो। तो क्या है, इससे बच्चे में हीनता की भावना आएगी। बच्चा धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि स्कूल आना वो छोड़ देगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि नहीं का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को आकलन के ऐसे अवसर देती है, यानी कक्षा 5 की टीचर है और बच्चों को असेसमेंट करवाने के जो अवसर दे रही है, जहां विद्यार्थियों को स्वयं पहचानना है कि उनकी प्रगति या भाषा प्रयोग सही है। यानी बच्चे खुद से असेसमेंट करेंगे कि जो उनकी मतलब प्रगति है, जो उनका ग्रो हो पाया है, प्रोग्रेस कर पाए हैं, वो कहाँ तक हुआ है, और वो भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, इस प्रकार के आकलन को जो है क्या कहा जाएगा? यानी बच्चा स्वयं से आकलन कर रहा है कि मेरा कितना ग्रो हो पाया है, जो मैं लैंग्वेज को प्रयोग कर रहा हूँ, कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर सही हो रहा है। तो ये कैसा आकलन होगा? योगात्मक आकलन या फिर समूह आकलन या फिर सहपाठी आकलन या फिर स्व आकलन? तो सिंपल सी बात है, स्व आकलन है। क्योंकि बच्चा खुद से अपना असेसमेंट कर रहा है, खुद से जो है वो समझ रहा है कि मेरा कितना ग्रो हो पाया है, कहाँ पर मेरे द्वारा दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। योगात्मक आकलन में जो है नंबरों की बात कही जाती है, ग्रेड दिए जाते हैं। समूह आकलन में ग्रुप में बैठा करके समूह लर्निंग करवाई जाती है, समूह आकलन होता है। समूह बना दिए जाते हैं क्लासरूम में कि 4-4 के समूह में बच्चे अपना आकलन कर रहे हैं, अपना जो है लर्निंग कर रहे हैं। सहपाठी आकलन की बच्चे क्या है, ग्रुप में बैठे हुए एक दूसरे की जो है एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं कि हाँ अच्छा तुम्हारा ये सही था, मेरा इसमें ये सही था, तुमने इतना इसमें किया, तुम्हारा स्कोर इतना बना, मेरा स्कोर इतना बना। तो क्या एक दूसरे का आकलन हो रहा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं समूह आकलन। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि बच्चा खुद से अपना असेसमेंट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, मच बेटर, 4 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लेखन का वह कौन सा प्रकार है जो तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें जो है सामने लाता है, यानी और उन्हें क्या है सामने लाता है, तथ्यों की व्याख्या करता है। तो पहला है वर्णनात्मक व्याख्यान, प्रत्ययकारी लेखन या फिर वृत्तांतात्मक लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 2 ऑप्शन सही होगा कि व्याख्यात्मक लेखन होगा, क्योंकि तथ्यों की व्याख्या कर रहा है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है, उनको व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्यात्मक लेखन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो है वृत्तांत ये वाले नहीं होंगे। वर्णनात्मक, यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है यानी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए आज की क्लास में। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि पूरा एक सेट मैंने डिस्कस किया है। कमेंट में अपना स्कोर 15 ऑफ के कितने सही हुए वो आप लोग बताइएगा। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, फाइनल है। तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आपका क्या करना है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो नोट्स हैं या जो बुकें हैं आपको उसको क्या है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो 3 बजे डेली ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।